आज का जो हमारा टॉपिक है वह मूल अधिकार विषय पर आधारित है, जिसमें हम मूल अधिकारों से को जानने का प्रयास करते हैं कि मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है और मूल अधिकार का होना कितना जरूरी है। तो मूल अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 36 तक दिए गए हैं और भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। भारत के जो मूल अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से 36 तक दिए गए हैं, 12 से 35 तक जो दिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि मूल अधिकार क्यों आवश्यक है। 18वीं शताब्दी में एक जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम था इमैनुएल कांट। इनका विचार था कि हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है, जिसके जगह कोई भी अन्य वस्तु समतुल्य में रखी जा सकती है, कि जिस कीमत उस चीज की होती है जिसकी जगह पर कोई अन्य वस्तु उसके समतुल्य रखी जा सकती है। पर जिस चीज की कोई कीमत ना हो या फिर जो सभी कीमतों से ऊपर हो, वह होती है किसी व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा कुछ मूलभूत अधिकारों पर या कहें उनके उत्तरदायित्व पर टिकी होती है। कांट के इन विचारों के जरिए ही अधिकार की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई। पहला, हम अधिकारों की प्राप्ति के लिए इतने स्वार्थी ना हो जाएं कि दूसरों का नुकसान कर बैठें, और दूसरा, हम दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करें जो हम अपने लिए सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और समय के साथ उन्होंने एक ऐसा जटिल सामाजिक संरचना विकसित की जहां लोगों की अपनी इच्छाएं और जरूरतों के हिसाब से जीने के लिए कुछ अधिकार होते हैं। समाज में किसी के पास बहुत ही ज्यादा अधिकार होते हैं तो किसी के पास बहुत कम, पर सभी के पास कुछ ना कुछ अधिकार होते जरूर हैं। दरअसल ये अधिकार हमें प्राकृतिक तौर पर हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। तो जो अधिकार होते हैं, तो अधिकार किसे कहते हैं, कि अधिकार क्या है, कि अधिकार हम किसे कहते हैं। अधिकार की बात की जाए तो अधिकार वो हक या मांग या दावे हैं जो हमें मिलते हैं, या तो राज्य से मिलेंगे या समाज से या फिर परिवार से या खुद से या फिर हमें प्रकृति देगी। 17वीं 18वीं शताब्दी के राजनीतिक चिंतकों का जो अधिकार के बारे में तर्क यही होता था कि ये प्रकृति और या फिर ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं और कोई भी व्यक्ति या शासक उसे हमसे छीन नहीं सकता। इस प्रकार इस तरह के 3 प्राकृतिक जो अधिकार चिन्हित किए गए थे वो थे जीवन के अधिकार, जीवन का अधिकार। एक जो चिन्हित किया गया था, जो 3 किए गए थे, वो है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा आपका आता है संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार जो थे वो 18वीं शताब्दी में इन मूल रूप से माने गए थे कि ये 3 जो हैं ये मुख्य रूप से प्राकृतिक अधिकार हैं जिन्हें प्रकृति ने दिया है और इन्हें कोई भी शासक या राजा छीन नहीं सकता। उस समय की यही अवधारणा हाल के वर्षों में मानवाधिकार के रूप में प्रचलित हो गए। जैसे जैसे लोगों के अंदर तार्किक चेतना आने लगी तो वह ईश्वर केंद्रित से स्व केंद्रित होने लग गए, और इस तरह से इंसानों ने समय के साथ कई ऐसे अधिकारों की खोज की जो उनके लिए उपयुक्त थी। इसी प्रकार एक अधिकारों के साथ साथ एक अवधारणा है मानवाधिकार, कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। मानव अधिकारों के पीछे मूल तर्क यह है कि सिर्फ मनुष्य होने मात्र से हम कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हो जाते हैं।
इसका दूसरा मतलब कह सकते हैं कि ये है कि आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रहने और अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करने का समान अवसर मिलना ही चाहिए। तो कुल मिला के वह सभी अधिकार जो कम से कम एक इंसान होने के नाते हमें मिलने ही चाहिए, वह मानवाधिकार है। जैसे कि कह सकते हैं जीने का अधिकार के अंतर्गत सैकड़ों अधिकार आ जाते हैं। जैसे जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आता है खाने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार या फिर घर में रहने का अधिकार। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि कोई देश इसे दे और कोई ना दे। इसलिए मानवाधिकार किसी राज्य की सीमाओं से बंधी नहीं होती है, बल्कि ये पूरी मानव जाति के लिए होती है। इस विचार का इस्तेमाल समाज में व्याप्त नस्ल, जाति, धर्म, लिंग आधारित मौजूद असमानताओं को खत्म करने या चुनौती देने के लिए किया जाता है। अगर एक संस्था है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के इतिहास में एक कह सकते हैं मील के पत्थर जैसा एक दस्तावेज है। इसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने स्वीकार किया और इसे लागू किया। इसीलिए 10 दिसंबर को जो है वो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। मानवाधिकार की पैरवी करने वाले ढेरों देश संस्थाएं आज भी इस दस्तावेज से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, प्रेरणा लेते हैं कि मानवाधिकार जो है और 10 दिसंबर को मनाते हैं, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार जो है वो पूरे विश्व में मानव समाज के कल्याण संबंधी कार्यों को करता है। अधिकारों की अगर फिर से बात करें तो अधिकार जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अधिकार जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संवैधानिक अधिकार और दूसरे होते हैं मूल अधिकार। एक होते हैं संवैधानिक अधिकार और एक होते हैं मूल अधिकार। अब बात करें कि संवैधानिक अधिकार क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि वह अधिकार जो संविधान हमें देता है, ठीक है, उन्हें हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उत्पन्न हो सकता है कि मौलिक अधिकार भी तो संविधान के द्वारा दिया जाता है, तो मौलिक अधिकार को संवैधानिक अधिकार क्यों नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर एक याद रखने वाली बात ये होती है कि मौलिक अधिकार केवल वो हैं जैसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है, जबकि संवैधानिक अधिकार वह सभी हैं जो पूरे संविधान में उल्लेखित हैं। यानी कि सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे कि संपत्ति के अधिकार को ले लिया जाए तो ये संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार तो है, पर एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब आते हैं कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार वो न्यूनतम अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के चौमुखी विकास मतलब कि बौद्धिक, नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक, इन चारों को मिलाकर चौमुखी विकास कहा जाता है। विकास के लिए चाहिए ही चाहिए, मतलब मौलिक अधिकार वो न्यूनतम अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति की चौमुखी विकास के लिए होने ही चाहिए। इसके लिए राजनीतिक अधिकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, और भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, भाग 3 है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले 1215 में एक दस्तावेज बनाया गया जिसमें जनता को कुछ मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गई, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत का संविधान भी जो भारत का संविधान का भाग 3 भी मूल अधिकारों की गारंटी देता है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आते हैं भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। तो अगर इसकी बात करें तो भारत के संविधान में कुल 7 मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो कुल मिला के 7 मूल अधिकार दिए गए थे। पहला जो था वो था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार।
समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका है 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है 25 से लेकर 28 तक। फिर पांचवा आपका आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह आपका है अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा आपका आता है संपत्ति का मूल अधिकार। यह आपका था अनुच्छेद 31, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का में बना दिया गया है। इसे अब केवल 300 का में रखा है, ये अब मूल अधिकार नहीं है। सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में तो कह सकते हैं कि मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन यहां एक बात याद रखने वाली चीज ये है कि संपत्ति का अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, इसलिए अब मूल अधिकारों की संख्या जो है वो केवल 6 है। अनुच्छेद 12 की अगर बात करें, अनुच्छेद 12 की बात करें कि मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में जो दिया गया है वो है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। मूल अधिकारों को कुछ उपबंधों को छोड़कर सारे के सारे उपबंध जो हैं वो राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। मतलब कि अगर राज्य द्वारा आपके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि मूल अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी अंतिम रूप से उच्चतम न्यायालय पर है। अब यहाँ पर सवाल एक आता है कि हम राज्य किसे माने, और यहाँ तो स्टेट को भी राज्य कहते हैं और देश को भी राज्य कहते हैं, तो राज्य किसे माना जाए। तो अनुच्छेद 12 में इसी राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य क्या है? राज्य जो है कि कार्यकारी एवं विधायी अंगों को केंद्रीय सरकार में लागू करने वाली सरकार या भारत की संसद राज्य है। मतलब कि कार्यकारी और विधायी अंगों को राज्य कहा गया है, जैसे कि कह सकते हैं संसद जो है वो राज्य है। उसी प्रकार जैसे केंद्र में संसद है और वैसे ही राज्य में विधानमंडल है। तो संसद और विधानमंडल क्या है? दोनों राज्य हैं। जैसे केंद्र में संसद हो गई, राज्य में विधानमंडल हो गया, वैसे ही स्थानीय निकायों के आधार पर नगरपालिका, नगरीय निकाय और पंचायती राज या पंचायतें जो संस्थाएं हैं ये सभी राज्य में आती हैं। अगर भारत की राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण वाली सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी जैसे LIC, ONGC आदि भी राज्य हैं। सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी भी राज्य हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी एक राज्य है। इसका मतलब यह है कि अगर इन सभी के द्वारा भी मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। या यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि राज्य की यह जो परिभाषा है वो केवल संविधान के भाग 3 और भाग 4 के लिए है। संविधान के दूसरे भागों के लिए राज्य की परिभाषा के मायने अलग हो सकते हैं। कुछ निकायों को अनुच्छेद 12 के तहत राज्यों को नहीं माना गया है,
ऐसा असंवैधानिक निकाय जो कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है तो वह राज्य नहीं हो सकता, जैसे कि कोई कंपनी जो सरकार का अधिकरण ना हो। दूसरा, प्राइवेट निकाय जिसे कोई कानूनी शक्ति हासिल नहीं है या फिर किसी राज्य अधिनियम से समर्थन प्राप्त नहीं होता है तो वह राज्य नहीं हो सकता। अब आते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनको अल्पीकरण करने की वाली विधियां, कि मूल अधिकार अगर संविधान से असंगत है और तो उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर बात करें संविधान निर्माण के बाद जितने भी विवाद मूल अधिकारों को लेकर हुआ है तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उसका संबंध अनुच्छेद 13 से रहा है। अगर चाहे गोरखनाथ मामला हो या फिर केशव भारती मामला हो, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अनुच्छेद 13 से ही संबंधित है। अनुच्छेद 13 कहता क्या है? अनुच्छेद 13 जो है वो 13 का जो पहला भाग है वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वह इस भाग के उपबंधों से असंगत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जितने कानून चल रहे थे, संविधान लागू होने के बाद उनका उतना हिस्सा रद्द हो जाएगा जो संविधान के भाग 3 में बताए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो कानून चल रहा है वो चलता रहेगा, बस उसका उतना हिस्सा रद्द हो जाएगा जो अनुच्छेद भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक का उल्लंघन कर रही होगी। 13 का दूसरा भाग कहता है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों, जो संविधान में वर्णित भाग 3 के मूल अधिकारों को छीनती हो या उसे कम करती हो। अगर ऐसा करता है या राज्य ऐसा करता है तो वह विधि उतनी मात्रा तक शून्य हो जाएगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही होगी। तो कह सकते हैं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों का हनन करती हो। अगर ऐसा कोई कानून मूल अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। तो ये था मूल अधिकारों से संबंधित फर्स्ट पार्ट।